यस। अभी अभी जो अपने इनकम टैक्स का खास करके रिवीजन जो कंप्लीट करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, तो उसके लिए सर वन ऑफ द स्टूडेंट हैज सजेस्टेड दैट दिस सम इज कवरिंग द ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम 108 Idris Williams. Let's see what we have. 108. आपकी भी अगर कोई सर पहले तो किसी का डाउट आ रहा था जब हम रिवीजन कर रहे थे, लेट मी सी उनका कुछ कंप्लीट हुआ कि नहीं डाउट्स के बारे में। वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग कि ट्रेडिंग लॉस होगा वो एनएसआई एसआईडीआई के साथ कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक के साथ सेट ऑफ होगा ना? नहीं यार तीर्था, कैरी फॉरवर्ड में तो सेम बिरादरी होती है ना, तो कहां से यार कैरी फॉरवर्ड में तुम अदर कास्ट के साथ कर पाओगे? समझ में आ रहा है? कैरी बैक में इट्स पॉसिबल, कैरी बैक में एनी कास्ट इज अलाउड ना। यस तीर्था, इज योर डाउट सॉल्व नाउ? आई थिंक सो। ये बुक में से आपको मिल जाएगा प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड। Okay. So after this 108, the one of the student has suggested that we should do 120 also. ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे. One another suggestion is coming 116. Some number is also good. मोहम्मद, आपका जो बैलेंसिंग चार्ज वाला डाउट था जो आपने अभी चैट बॉक्स में डाला हुआ है, उसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बैलेंसिंग चार्ज इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, बैलेंसिंग चार्ज इज नॉट एन एसेट कि जिसके अंदर तुम बिजनेस यूज और प्राइवेट यूज आ सके. अगर तुम मेरे को बोलोगे सर आईफोन के अंदर प्राइवेट यूज है बिजनेस यूज है, तो हाँ पॉसिबल है, बिकॉज आईफोन इज एन एसेट. सो अगेन आई एम नॉट गेटिंग कि एग्जैक्टली कैसे बैलेंसिंग चार्ज का प्राइवेट यूज हो सकता है. गाड़ी का प्राइवेट यूज हो सकता है, लैपटॉप का प्राइवेट यूज हो सकता है, स्पीकर का प्राइवेट यूज हो सकता है, प्रोजेक्टर का प्राइवेट यूज हो सकता है. असेट ओनली हैज अ प्राइवेट यूज ना. बैलेंसिंग चार्ज कोई असेट थोड़ी ना है जो मैं जेब के लेके घूमूंगा. तो बैलेंसिंग चार्ज का मतलब, अब तुम बोल रहे हो कि बैलेंसिंग चार्ज गलती से लिख लिया था, तुम्हें वहां पे असेट लिखना था. अरे भाई वही तो कब से कथा कर रहा हूं यार, डाउट अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. फिर से यस, ऐसा हो तो व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेज देना. हाँ बस सिंपल बोलो ना यार मोहम्मद की सर क्वेश्चन नंबर 116 में ऐसा सिनारियो है, इसमें डाउट है. बढ़िया, आप भी कथा करो मैं भी सामने कथा करो, ये तो दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इट्स बेटर इफ यू गिव मी अ रेफरेंस क्वेश्चन, तो हम वही कर लेंगे, आपका डाउट भी सोल्व हो जाएगा. डन. डन, चलिए सीधा एक काम करते हैं, दोनों को देख लेते हैं. 108 को करना है कि 116 को करना है? 108 में किसी का डाउट नहीं होगा, 116 में एक स्टूडेंट का डाउट है, तो जरूरत लगे तो वही कर लेंगे. ठीक है, हाँ ओके, ये पूरा का पूरा वही वाला है अपना, ये कुछ लेंथी नहीं लग रहा. 116 बोला ना आपने, उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या कवर्ड अप है. हाँ डन. डन 116 पे आते हैं. सर कैपिटल अलाउंस का सब लग रहा है, वी आर डूइंग दिस. डन, कम टू द 116. सर हन्ना हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स, मतलब देयर इज अ नॉर्मल इयर्स, एक एक लाइन का कुछ मतलब निकलता है फोकस के साथ. 1 जनवरी 2026 शी कमेंस्ड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विथ लॉन्गली लिमिटेड, मतलब शी मे बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ इनकम, धंधा भी चालू है जॉब भी चालू है. The data is available. Self-employment. Hanna's tax-adjusted trading profit for the year ended
वॉज 81,770। सर ये पीएनएल का प्रॉफिट है कि फिर टैक्सेबल प्रॉफिट है? एक एक वर्ड पे। तो क्या सर टैक्सेबल प्रॉफिट थाली में परोस के उन लोगों ने सामने से दे दिया है या मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत है? थाली में परोस के दे दिया है भैया। सीधे सीधे क्या वर्ड यूज कर दिया? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग। पीएनएल प्रॉफिट बोलते तो उसमें मेरे को 4 तरह के एडजस्टमेंट करने को आते। बट प्रॉब्लम यह है कि दिस फिगर इज बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ कैपिटल अलाउंस। तो जो सम लग रहा है मेरे को वो लग रहा है कैपिटल अलाउंस का सम। अक्रूवल मेथड फॉलो करना है। सर उसके पास ओपनिंग बैलेंस को दिया हुआ है 1 अप्रैल 2025। काफी बार टैक्सेशन के अंदर गलती इसलिए होती है स्टूडेंट की बिकॉज दे डोंट गिव इनफ फोकस ऑन डेट्स आल्सो। बराबर। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ हनास प्लांट एंड मशीनरी। सर मेन पुल में 25,000 है, 7,700 गाड़ी है। ओके, गाड़ी का CO2 एमिशन है 105 ग्राम, तो ये तो स्पेशल रेट पुल हुआ। एंड उसमें भी प्राइवेट यूज बोल दिया गया है कि 40% फॉर बिजनेस यूज और बाकी का 60% है प्राइवेट है। हन्ना बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,500, ये इस साल का परचेज है। She replaced her old car which had been purchased for 11,200, मतलब पुराना बेचा और नया खरीदा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी यार पुराना पुराना होता है, वो अलग डिस्पोजल मानेंगे। By exchanging it for a new ones with a part exchange allowance of 10,000। exchange allowance के बाजू में किसी को लिखना है तो लिख सकते हो डिस्काउंट, काइंड ऑफ क्या डिस्काउंट। डन। सर जहां तक अपने को याद है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है दैट थोड़ा पहले तो इसका मैथ समझना पड़ेगा अपने को। तो जरा पेन एंड पेपर में लिखिए तो सही, पुराना असेट, ओल्ड असेट। पेन एंड पेपर या एक्सेल शीट, वॉट एवर रफ फॉर्मेट यू लाइक। एक्सेल शीट में भी रफ वर्क हो सकता है, किसी ने मना नहीं कराया। ठीक है, पहले तो इसके फिगर्स ही थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं मेरे को। क्या हुआ, नहीं ना? सर जहां तक मेरे को याद है उन्होंने पुराने असेट का कॉस्ट दिया हुआ है 11,000। बोलो। 11,200 इज द कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। सर वो ओल्ड असेट के ऊपर डेप्री लिया है ना, और डेप्री लेते 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 आज उस ओल्ड असेट का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 7,700। मतलब कितने का अभी तक डेप्री ले लिया गया है? करो अब, रफर करो ना तो कैलसी उठाओ। अरे यार $3,500 का डेप्री ले लिया है, और जो एक असेट एक जमाने में खरीदा था 11,200 का, उसको डेप्री करते 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 आपने उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बनाया 7,700। बट मार्केट में उसका वैल्यू कितना निकला पता है? देख रहे हो विनोद, कितना वैल्यू निकला? 10,000। पुराने असेट को बेचा और नए असेट को खरीदा, उसके बीच में पुराने असेट का भंगार का कितना वैल्यू मिला मेरे को? तो प्लीज लिखिए मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट, लिखिए कहीं पे रफ वर्क जहां पे कर रहे हो ना, जहां पे भी आप लिख पा रहे हो रफ वर्क में। फिजिकल बुक हटा, फिजिकल बुक हटा, हाँ फिजिकल बुक हटा, हाँ सब लोग फिजिकल बुक रखो नीचे। फिजिकल बुक माने कपलान का किट आपके पास सॉफ्ट में ही होना चाहिए। कपलान एग्जाम किट शुड नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। घर पे करो इट्स ओके, यहां पे तो आदत डालो। रफ वर्क कैन बी डन फिजिकली, बट बुक तो सॉफ्ट में चाहिए ना।
हाँ, तो क्या चर्चा हो रही थी सर? गाड़ी की वैल्यू हमारे ऑन पेपर चल रही है 7,700, मार्केट वैल्यू इज 10,000। असेट को तो प्रॉफिट में बेचा है। ये इसी के बारे में स्टूडेंट बात कर रहा था, वही तो उनका डाउट था कि सर ऐसे हालात में बैलेंसिंग चार्ज आएगा कैसे, वो अभी दिखाएंगे। उसके बाद है सर, नया असेट के लिए आपने कितना पैसा चुकाया, हाउ मच मनी यू पेड? 25,000 एज यू कैन सी, एडिशनल 25,000 वर्ड लिखा है कि 10,000 का तो मेरे को क्यों कम पे करना पड़ा, 10,000 कम, बिकॉज वो पुराना असेट एक्सचेंज में दिया। सोचो वो पुराना असेट एक्सचेंज में ना देता तो मेरे को कितना चुकाना पड़ता? 35। कहीं पे बाजू में लिखिए, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट इज 35,000। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट इज 35,000। मैं होता तो कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए ऐसा कोई जर्नल एंट्री भी लिख देता, न्यू असेट विच इज बीन acquired at a price of, डन। तो अब इतना सारा असेट ले लिया है तो बट सामने कैश भी तो चुकाया होगा। नहीं सर, कैश तो सिर्फ कितना के चुकाया है? 20। तो सर तो ओल्ड असेट गया ना, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितने की थी। तो सर बाकी का कितने का? चेक कर लो, ये एंट्री किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। सर ये कोई टैक्सेशन में लिखने मत जाना पेपर में, मैं तो सिर्फ आपके इजी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखवा रहा हूं। कोई आपसे पूछे आपको नया असेट कितने का पड़ा? 35,000 का। व्हाट इज द डिस्पोजल मनी यू रिसीव्ड? तो बोले 10,000। सही है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सर जब हम सम सॉल्व करने जाएंगे ना तो समझ में आना चाहिए कि क्यों ये फिगर लिखा और क्यों ये फिगर लिखा। यू शुड नाउ अंडरस्टैंड कि सिनेरियो साला है क्या। पुराना असेट बेचा जो 7,700 का था, वो बेचा मैंने कितने में? 10,000 में, हैविंग गेन ऑफ 2,300। या तो हम इसको बोले जितना हम सोच रहे थे ऑन पेपर डेप्रिसिएशन लगेगा उतना असेट डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं, उतना डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं। डन। सो डन। बाकी का तो स्टफ आएंगे। बाकी क्या है सर उसके अलावा? CO2 एमिशन रेट ऑफ द न्यू कार, क्या बात है। तो सर नया जो कार खरीदा वो तो 45 ग्राम वाला है, मतलब ये तो प्राइवेट, सॉरी ये क्या बोले, मेन पोल का आइटम बनेगा। अच्छी बात है। एंड द प्राइवेट यूजेज रिमेन द सेम, क्या बात है, फिर से वही घिसा पेटा सेम। तो पुराने सेट का भी एक सेपरेट कॉलम बनेगा, नए सेट का भी सेपरेट कॉलम बनेगा, बिकॉज बोथ द कार्स वर हैविंग अ प्राइवेट यूज। she sold some of the old plant for 24,500 and Hannah has a transitional profit of 4,500। सर अगेन अपने इसको करना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ जोड़ देना है। एक आध सब में आया था याद है ट्रांजिशनल प्रॉफिट, मैंने बोला था इसको वैसे आउट ऑफ सिलेबस का रखा है, बट कभी कभी ऐसा फिगर दे देगी अपने को, तो इस फिगर को किसी के साथ में जोड़ देंगे। वो बात की बात है, किसके साथ में जोड़ेंगे? ये रहा ना 81,770। अभी के लिए तो सर मेरे को इतना सा मालूम है कि कैपिटल अलाउंस का सम है ये मेजरली। करें आगे बढ़ते हैं। सैलरी में से भी कुछ कमाया है। 1 जनवरी से धंधा उसने चालू करा है अपना जॉब। हन्ना कमेंस्ड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अर्निंग ग्रॉस एनुअल सैलरी। सर ये तो पर एनम फिगर है। इस साल मैंने कितना काम करा? जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना, बिकॉज ईयर एंड्स ऑन 5 अप्रैल। साल कब खत्म हो जाता है? 5 अप्रैल को खत्म हो जाता है। तो ये पूरा फिगर आपने सैलरी ने नहीं कमाया अभी तक, इसका 3/12 करना पड़ेगा आपको। यस, बट उसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि सर लिविंग अकोमोडेशन बेनिफिट, बेनिफिशियल लोन बेनिफिट एंड ट्रैवल वगैरह का कुछ है। ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट यहां पे करना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर सर, सम सॉल्व करने के नाते सॉल्व नहीं करना है। ठीक है,
लेट्स फोकस कैलकुलेटेड ट्रेडिंग इनकम। तो पहले हम सिर्फ फोकस करेंगे ट्रेडिंग इनकम के ऊपर, फिर फोकस करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर, एंड देन उसके बाद फोकस करेंगे क्या, हाउ टू टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू हना वुड डिफर इफ। ठीक है, ओके, वो तो एक मार्क का को थियरी सेंटेंस लिखना है, तो सी रिक्वायरमेंट में एक सिर्फ वन पैराग्राफ आएगा, नथिंग एल्स। और वैसे भी वर्ड क्या यूज करा है इधर अपने को, एक्सप्लेन, तो पैराग्राफ लिखने को आएगा। ऊपर के दो में अच्छी बात है, दोनों में है कैलकुलेट। डन। सर मेरे को अच्छी बात क्या लगी पता है, यहां पे इंडिविजुअली बिजनेस इनकम कंप्यूट करना है, इंडिविजुअली सैलरी इनकम कंप्यूट करना है, बट देन पीएवीए डिडक्ट करके टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी ही नहीं है, एनएसआई कंप्यूट करना नहीं है। कोई भी रिक्वायरमेंट में ऐसा कोई लिखा ही नहीं है कि कंप्यूटर हनास टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर ऐसा लिखते ना कंप्यूटर हनास टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो एनएसआई वाला प्रोफर्मा आता। बट ये तो इंडिविजुअल चैप्टर का परीक्षा लिया जा रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग वाले चैप्टर का परीक्षा लिया जा रहा है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर का। ठीक है, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या हुआ? ओके, सोचिए, सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में कभी ना कभी तो डाला होगा ना। लाओ मैं डाल देता हूं सॉफ्ट कॉपी। डाला मैंने। ओके चलेगा, अभी तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है तो इट्स ओके। यस, अभी नहीं है तो फिर आप फिजिकल यूज कर ले, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आया तो डाल के रखना सॉफ्ट कॉपी। व्हाट वी वर डिस्कसिंग सर, यहाँ पे पहले तो हेडिंग देना पड़ेगा, है ना? यस और नो सर? रिक्वायरमेंट ए, या तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन राइट हियर। अरे भाई चल जाना, तो जस्ट अ सेकंड। ए क्या रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेडिंग इनकम ऑफ हना फॉर द ईयर 2025-26। इजी? यस, डन। सर उसकी ट्रेडिंग इनकम कंप्यूट करने के लिए ऑलरेडी अपने पास में क्या दिया हुआ है, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट तो दिया हुआ है, मेरे को कोई मगजमारी नहीं है। और वो भी कितना है सर, मैं देखो है ना, सेफर साइड कितनी, 1 2 3 4 5 5 कॉलम छोड़ के छठे कॉलम के अंदर मैं सारे फिगर्स लिख रहा हूं, ऐसा मैंने भी डिसाइड करा हुआ है। देन तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो क्रोनोलॉजी और अलाइनमेंट मेंटेन रखूं। 81,000 कितना था? 770। सर इसमें से क्या माइनस होगा? डन, वो अभी वर्किंग नोट के अंदर करेंगे। और दूसरा ऐड होगा सर ट्रांजिशनल प्रॉफिट। डन, बाद में देख लेंगे, अभी तो इसके नीचे वर्किंग नोट ही बना दे सीधा, है ना? पहला वाला वर्किंग नोट एक ही है वैसे तो, इसमें कैपिटल अलावेंस के अलावा कुछ आएगा नहीं। यू शुड प्लान, यू अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो आपको मालूम है कि सर यहाँ पे कितने कितने कॉलम्स बनेंगे। एक तो बनेगा ओल्ड कार, या तो लिखे कार 1 ब्रैकेट में, अभी मेरे लिए लिख रहा हूं ओल्ड, इधर लिख रहा हूं न्यू।
डन। हाँ, बाद में सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। अभी जरा लिखना, अभी अपने को मालूम है। अभी मैं इधर से देखो इसको बड़ा कर दूंगा ना तो फिर नहीं, ठीक है। और ट्राई करो कि आप उस कॉलम को बहुत ज्यादा मत छेड़ो जिसमें हम मेजरली फिगर लिखने वाले हो। जैसे इसमें मेजरली फिगर लिखने वाला है ना, ठीक है, तो इसको छेड़ना ना पड़े उस हिसाब से कुछ सेटिंग करो। तो एक्चुअली आई शुड राइट लाइक दिस। इन सबको पहले तो इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कर देता हूँ, कंट्रोल सेट, ठीक है। डन। ये कॉलम के अंदर मेरे मेजरली फिगर्स आने वाले हैं। हे। हाँ, ये ए आई वे आई कुछ वो सीरी या कुछ, ओके ठीक है। ओपनिंग TWDV हाउ मच है बोलिए जरा बुक में। ये लिटरली मेरे लैंग्वेज ले रहा है। अरे ये किधर से हुआ है? गजब। चलो, क्या बोला आपने? ओपनिंग 25,000 एंड 7,700। सर डिस्पोजल के ऊपर बाद में आएंगे, बट पहले यहाँ पे परचेजेस लिख दे, एडिशंस लिख दे। सर पहला एडिशंस वी हैव इज व्हाट? नीचे कहीं पे तो एडिशन दिया हुआ है, कितने का? 4,500। उसके बाद हमने क्या खरीदा है? कार विथ CO2 एमिशन ऑफ 45 ग्राम। सर इसका तो 400-500 का तो मेरे को AIA मिल जाएगा, है ना? तो मैं तो इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए। देखो मेरे से गलती हो गया, गलती से अभी क्योंकि इधर अगर कुछ नेगेटिव में बैठा है तो लास्ट कॉलम के अंदर वो पॉजिटिव में आना चाहिए, है ना? क्योंकि ये लास्ट कॉलम किसका होता है सर? अपना टोटल अलाउंस का। क्लियर है यहां तक? टोटल अलाउंस का। नई गाड़ी खरीदी, कितने में खरीदी सर? 35,000 में। उसके ऊपर कुछ AIA वगैरह मिलेगा नहीं। अब इसके अलावा कुछ परचेस कराया कि नहीं कराया आपने? वो अच्छे से सम को देखो ना भैया। हो जाएगा। किधर गया हन्ना? क्या क्या? डिस्पोजल में किसने बोला था खरीदा 24,500 का? 4,500 का खरीदा। ओ ये रहा, हाँ ऑफिस इक्विपमेंट। तो लेट मी स्पेसिफाई, एक काम कर देता हूँ सर, स्पेसिफाई कर देता हूँ। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है। डिस्पोजल में 2 चीजें डिस्पोज करी है ना? ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। पहला डिस्पोजल है, बोलिए कितने का? आर यू श्योर? 34,500? 24,000? 24,500 डिस्पोजल है। एंड देन डिस्पोजल इज, किधर गया? ये रहा ना ओल्ड कार 10,000 वाली। यस, इधर लिखेंगे कार 105 ग्राम था ना? कितने का? 10,000। बाकी कुछ नहीं है सर। डन। अलाउंस अभी तक हमने एक ही लिया हुआ है 4,500 का, जो AIA के लिए लेना चाहिए था। अब फाइनली आया सर, इधर करेंगे सम टोटल इज इक्वल टू, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से बैलेंस से एडिशंस आया, डिस्पोजल्स आए, सब माइनस होके ब्रैकेट क्लोज, फाइनल बैलेंस 500 का है। कंट्रोल C, अभी के लिए कंट्रोल V। सो दिस इज द सिनारियो। सेम इधर भी टोटल मारना पड़ेगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। डन। तो देयर आर 3 पुल्स वी हैव। अभी इसमें बीच में देखो, एक में वो कॉलम बनाना भूल गया था, प्राइवेट यूज परसेंटेज वाला या बिजनेस यूज परसेंटेज वाला। गलती हो गया तो हो गया, डोंट स्ट्रेस, ठीक है, कर लेंगे कुछ उसका जुगाड़, बैठा लेंगे, इट्स ओके।
अभी नहीं कर रहा है, याद नहीं आया तो छोड़ो। सो दिस इज द सिनेरियो, यू हैव अ मेन पूल एसेट, मेन पूल एसेट के अंदर आपके पास में है सर 500 का बैलेंस, प्राइवेट यूज एसेट जो आपके पास में है, बोलो, उसके ऊपर नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव है तो तुरंत अपने को क्या याद आता है, बोलिए। तो एक तो मेरे पास WDA लेना है और दूसरा मेरे को लेना है बैलेंसिंग चार्ज। समझ में आया? पहले तो एक को लेस लिखा और एक को ऐड क्यों करा मैंने, क्योंकि रिटर्न डाउन अलाउंस WDA इज योर अलाउंस। देन कितना परसेंटेज, स्मॉल पूल WDA ले ले, बिल्कुल सही, अच्छा याद दिलाया आपने, तो इसको चेंज कर देते हैं। डन, स्मॉल पूल WDA। सर जो आगे साइन माइनस भले ही है बट टोटल अलाउंस में वही साइन मेरे को प्लस में चाहिए, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाता है। 500 ऑलरेडी नेगेटिव में है, उसको अगेन एक और बार माइनस की साइन दे दी मैंने, तो ऑटोमेटिक वही 500 क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। बैलेंसिंग चार्ज अगेन सर सेम टू सेम इधर पूरा का पूरा आ जाएगा, बट ओ सर ये तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, तो अभी मेरे को इस फॉर्मूला में आ गया माइनस। अब जाके सर आपका जब क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखोगे ना, तब वो क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखाएगा, 0, क्योंकि एक 2300 नेगेटिव है, दूसरा 2300 पॉजिटिव बन गया, 0। डन, इधर भी सेम टू सेम फॉर्मूला ले लेंगे, बट सर इसको तो WDA देंगे ना हम कि नहीं, लास्ट वाली कार को WDA तो नॉर्मल वाला लगेगा ना, इसका कितना परसेंट लेंगे, मेन पूल, क्योंकि CO2 एमिशन इज 45%, बट वॉट एवर अलाउंस वी विल क्लेम सर, उसके ऊपर अभी के लिए अलाउंस में माइनस साइन चाहिए मेरे को, 6300 का अलाउंस हो जाएगा। सर पूरा नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा जब आउटर कॉलम में टोटल अलाउंस लिखने जाओगे ना, ठीक है, इधर जब टोटल अलाउंस लिखने जाओगे ना तो मल्टीप्लाई विद क्या करेंगे, बिजनेस यूज ओनली, विच इज ऑलमोस्ट व्हाट अ परसेंटेज, 40% है बिजनेस यूज, तो 6300 का अलाउंस भले ही आपने लिया, बट टोटल अलाउंस की कॉलम में उसका कितना जाएगा, सिर्फ 40%। एग्जामिनर अपने आप से देख लेगा कि हाँ ठीक है, आपने यहाँ पे प्राइवेट यूज बिजनेस यूज के कारण वो अपोर्शनमेंट लगाया है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे अलाउंस आ चुके हैं, इधर भी अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 28700 और इधर भी 300 लग जाएगा। हाँ वो लिखना बाकी है, बिल्कुल सही, तो सर इधर माइनस करके, ओके, तो सर 500 का स्मॉल पूल WDA, सामने वही आपने टोटल अलाउंस में डाल दिया, 2300 का पनिशमेंट है तो देखो उस हिसाब से उसका एंट्री कराए, और 6300 अगेन अलाउंस है, तो अगेन उसका सिर्फ 40% आपने आउटर कॉलम में डाला है। अब जो स्टूडेंट ने यहां पे पूछा था कि सर क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली, क्या किसी को ये बात खटक रही है कि नहीं खटक रही है, शांति से देखो सर यहां पे कि बैलेंसिंग चार्ज हमने यहां पे है ना सर पूरा ले लिया, हालांकि ये तो प्राइवेट यूजर सेट है। देखो यहां पे दो फिगर्स है, इफ यू कैन नोटिस हियर 6300 का एक फिगर है, आपने पूरा 6300 टोटल अलाउंस में नहीं डाला, आपने 6300 का सिर्फ कितना फिगर टोटल अलाउंस में डाला, 40%। तो फिर सर जब अलाउंस था तो सिर्फ 40% आउटर कॉलम में गया, तो पनिशमेंट भी सिर्फ 40% जानी चाहिए आउटर कॉलम में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल सही, वही करेंगे, वी विल मॉडिफाई इट, बट थोड़ा ऑफबीट फील हो रहा कि पहले तो मैं जानबूझ के लिखा कि देखो 2300 वाला फिगर भी प्राइवेट यूज कार का ही है, डन, और 6300 वाला फिगर भी प्राइवेट यूज कार का ही है, तो फिर दोनों में पार्शियलिटी क्यों, एक का पूरा फिगर आउटर कॉलम में डाला, दूसरे का सिर्फ 40% आउटर कॉलम में डाला, ये तो नाइंसाफी हुई सर। तो प्लीज रिमेंबर, अगर 40% डलेगा तो दोनों फिगर में डलेगा, अलाउंस में भी और चार्ज में भी, क्लियर। बट सुनो, आपने देखा 6300 पूरा फिगर है, तो 2300 भी पूरा फिगर है,
सो अपॉर्शनमेंट करना है ना 60-40 का, तो सिर्फ आउटर कॉलम में होना चाहिए। समझ में आया? डन। तो चलिए इसको बेटर तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज नॉट शोइंग यू एनी बिजनेस यूज और प्राइवेट यूज। बिजनेस यूज या प्राइवेट यूज ओनली इस आउटर कॉलम में आना चाहिए। फॉर्मूला लगा देते, इनटू क्या करेंगे, $920। बाहर बाहर से क्या दिख रहा था सर, पनिशमेंट लगने वाला है कितने का, 2300 का, बट पनिशमेंट सिर्फ बिजनेस यूज का लगा 920 का। बाहर बाहर से लग रहा था अलावेंस कितने का मिलेगा सर, 6300 का, बट अलावेंस मिला सिर्फ कितना, बिजनेस यूज जितना। समझ में आया? डन। दोनों के अंदर वी हैव अप्लाइड 40% बिजनेस यूज। गेटिंग? यस, जिसका भी डाउट था मोहम्मद, आई थिंक सो इट वाज योर डाउट, समझ में आया कि नहीं? प्लीज पुट अप इन अ चैट बॉक्स। बाहर बाहर से कहीं पे 40-40 ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जब आउटर कॉलम में जाएंगे हम लोग तभी वहां पे 40% प्रोपोर्शनेट करना है। हो गया सर। सो मेनली अपना क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया है और टोटल अलावेंस भी आ गया, 600 ऊपर आ जाते हैं सर, इधर आ जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस टोटल अलावेंस। देख लीजिए भैया, बहुत ही नीट एंड क्लीन। याद रखिएगा आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट क्या था, ट्रेडिंग इनकम। डन। ये फिगर्स तो पहले सही होने चाहिए, बिकॉज यही आपका फाइनल आंसर है। नीचे का तो क्या है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में 19-20 चलता है, मेन आंसर की डिसेंसी में कुछ चलेगा नहीं, तो इसमें तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, ट्रांजिशनल प्रॉफिट कितना है जरा देखिए, 4500 सर, 4500 का ट्रांजिशनल प्रॉफिट है। खत्म हो गया सर, चेक कर लीजिए आंसर इसका। सम टोटल मार दू इधर, $79670। डन। आ गया 79670 सर। इसमें जो कुछ भी हमने करा वो कैपिटल लॉस का। डन सर। इसी का बी एम्प्लॉयमेंट वाले में आ जाते हैं अपन। लेट्स डू, क्या क्या दिया हुआ है। चलो, उसका सैलरी तो आ गया। अकोमोडेशन के बारे में कुछ बोला है, हन्ना मूव्ड इनटू अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोमली लिमिटेड व्हिच डज नॉट क्वालिफाई एज जॉब रिलेटेड। क्या बात है, the property has an annual value of 16,000. property was purchased by Lomley on 2023, मतलब लेस देन 6 इयर्स का गैप। एडिशनल बेनिफिट आएंगा ही आएंगा। ठीक है, उस समय पे उसको कितने में पड़ा था, 2.5 लाख में पड़ा था। मार्केट वैल्यू हैज टू बी इग्नोर्ड, है ना। अगर मोर देन 6 ईयर वाला सम होता तो हम मार्केट वैल्यू लेते हैं। लॉमली लिमिटेड प्रोवाइडेड हना विथ इंटरेस्ट फ्री। क्या बात है, इसमें भी अगेन सर, इसके पहले वाले सब में भी एवरेज मेथड था। अगेन इट्स वेरी इजी। ट्रैवल एंड एक्सपेंस में क्या लिखा है, हना यूज्ड हर प्राइवेट कार टू ट्रैवल 6000 बिजनेस माइल्स। शी वाज रीइंबर्स्ड बाय विद 50 पेंस पर माइल। क्या बात है सर, अप्रूव्ड रेट कितना, 0.45 सेंट, 45 पैसा। इसमें कितना पैसा दिया हुआ है, 50 पैसा दिया हुआ है, तो ये तो बेनिफिट में कन्वर्ट होगा। And now also paid 450 out of her own bank account for hotel rooms, which she said Lomley Limited reimbursed her this expense. अरे यार, इसमें क्या काहे का बेनिफिट, 450 का एक्सपेंस करा था, तो ये तो बेनिफिट नहीं आना चाहिए। डन। तो जो बेनिफिट है वो अभी अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस का है। तो देयर आर 3 बेनिफिट्स, लेट्स डू इट वन बाय वन। डन। इधर देखेंगे सर बी रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट ऑफ Hana's
इनकम फॉर 2025। काफी लोग हेडिंग देते हैं बट आधा अधूरा देते हैं। अगर मैं इस पे पीछे 25-26 ना लिखता ना तो अधूरा हेडिंग होता। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। सो अगेन हम एफ कॉलम में सारा अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट इन जीबीपी लिख दिया, इधर लिख दिया सर ग्रॉस सैलरी। सो वॉट एवर इज द अमाउंट, कितना है 1,35,000 है, 25 इंटू देन दिस इज द सैलरी। इसके अंदर ऐड होगा, उसके बाद अब लेस तो कुछ होने वाला नहीं है, तो ये आई थिंक सो फाइनल फिगर बन जाएगा। देन बेनिफिशियल लोन लुक्स वेरी इजी, बट ठीक है वर्किंग नोट बना लेंगे। अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस तो इजी हो जाएगा ना, 6,000 माइल्स। आपके एम्प्लॉयर आपको कितने रेट पे कर रहा है, 0.50, अप्रूव्ड रेट इज 0.45। डन, तो इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 0.50 माइनस 0.45। व्हाट इज अलाउड 0.45, उसके ऊपर का कितना मिला आपको, ऊपर का 5 पैसा। डन, डिटेल्ड फॉर्मूला लिखा है मैंने, कोई भी पेपर चेकर होगा उसको पता चल जाए कि व्हाट आई एम डूइंग। ये अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस के साथ मैंने एम्प्लॉयर के रेट को कंपेयर करा है, और जो एक्सेस फिगर था वो टैक्सेबल में डाल दिया है, खत्म। तो नोट समझ में आ रहा है कि किसकी वर्किंग बनानी किसकी नहीं बनानी, वो आपका खुद का जजमेंट होना चाहिए। फिर अगर आप में उसकी उतनी काबिलियत है कि आप वही सेम चीज सीधे फॉर्मूला में विदाउट एनी मेकिंग मिस्टेक खुद से कर सकते हो तो करो। एंड आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला देख के सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं इसमें, तो भी करो। काफी बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जब बंदे लिखते हैं ना, तो जो लिखने वाला है उसको मालूम है उसने क्या प्लस करा है क्या माइनस करा है। पेपर चेकर को समझ में नहीं आ रहा है, ये 5 चीजें प्लस करी 5 चीजें माइनस करी, मैं समझू क्या इसमें, 2 चीजें मल्टीप्लाई करी। सो वो है। चलिए वर्किंग नोट बनाए, आपसे राइट हो थिंक सो आपको दिक्कत आएगा। बोलिए, एनुअल वैल्यू इज हाउ मच, 16,000। एडिशनल बेनिफिट कैसे कंप्यूट करेंगे, फॉर्मूला सीधा लगाने की ट्राई करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट, 2,50,000 माइनस 75,000, जो फिगर है उसके मल्टीप्लाई विथ 3.75%। देन ये बना आपका टोटल। आई नो देयर इज अनअवेलेबिलिटी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर घर को यूज करा नहीं होगा, है ना। कॉन्ट्री बाय एम्प्लॉय इज 0 एंड अनअवेलेबिलिटी कितना करेंगे इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि डिडक्शन लेना है इसका कितना अनअवेलेबिलिटी। जरा एक बार क्वेश्चन में देखो ना, अनअवेलेबिलिटी कितना करूं मैं, क्या करूं। 9 मंथ्स का अनअवेलेबिलिटी 9/12 16,931। आ गया सर। किसी को मेरा स्पीड लग रहा है कि बराबर जा रहा है स्पीड, टाइपिंग स्पीड तो ऑब्वियसली मेरा ज्यादा ही होगा, बट ओवरऑल समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारे कीबोर्ड्स के साथ में काम करा हुआ है, मैक का भी कीबोर्ड के साथ काम करते हैं। ठीक है, किसी लैपटॉप से किसी ऐसे कीबोर्ड पे क्लास में होता तो ये वाला कीबोर्ड आता है, ऊपर ऑफिस में जाऊंगा तो वापस से मेरा मैक का कीबोर्ड आ जाएगा। तो इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस दैट आई हैव अ प्रैक्टिस कि मैं मल्टीपल वेराइटी ऑफ कीबोर्ड के साथ काम कर चुका हूं, आपको भी वो हैबिट डालनी है। ठीक है, डन। अकोमोडेशन के बाद नेक्स्ट आएगा बेनिफिशियल लोन।
एक बार अकोमोडेशन वाला यस देख लो, यस, दो चीजें जोड़ के टोटल मारा, टोटल मारने के बाद दो माइनस हुआ, क्या हुआ, सही है ना फिगर तो, हाँ डन डन। डन या देखते जाइएगा क्वेश्चन में, मैं अभी क्वेश्चन रेफर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपको मेरे को फिगर बताना पड़ेगा। ये 60,000 है, कितना रीपेमेंट है, 3 बार पेमेंट, ठीक है। डन चलेगा, 52,500। एवरेज आउटस्टैंडिंग निकल गया, एवरेज निकाल देते, 56,250 है ना। एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री है, क्या बात है। तो आ गया सर अपने को, तो अभी देखो बेनिफिशियल लोन सिर्फ 3 महीने का है, कोई बात नहीं, तो ये जो फिगर आया ना, ठीक है, ये फिगर इंटू 3.75% इंटू 3/12, पूरे साल की लोन नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स की लोन है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो तो मैंने लगा दे रहा 527, अकोमोडेशन बेनिफिट तो आ ही गया था 5640, इजी। यही दोनों फिगर को अपने के डेसिमल कम करना है, चेक कर लो टोटल फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आया डन। इजी, तो एज सच टैक्सेशन को मैं बार बार बोलता हूं इजी सब्जेक्ट इसलिए है, who know the rules can easily do the sums। अब प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आते हैं, जरा एक बार उसको भी रिव्यू करते हैं, उसमें से भी एक आध सम करने के ट्राई करते हैं। लेट्स ओपन अप सर, हमारे पास में जो हमारा MyCC अकाउंट होता है, मैंने किसी स्टूडेंट का खोला हुआ है, उसके क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस में जाते हैं सर। सो वहां पे आपको मिल जाएगा CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, स्क्रॉल करके स्टडी अब जहां से एक्सेस होते हैं उसी के बाजू से हो जाता है। किसी को ना समझ में आए तो मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। यहां तक आया कि नहीं आया है? हाँ हाँ, तो ऐसे बोलना होता है और ऐसे ना होता है, तो मेरे को कंफ्यूज कर रही है। हाँ कि ना, है कि नहीं? नहीं क्या आया, नीचे जाए, स्टडी अब आता है ना उसके बाजू में। चलो यहां तक आ जाए, मेरे को बता दो, फिर आगे करते हैं। आया डन। उसमें इधर देखेंगे ब्राउज अवेलेबल एग्जाम्स के अंदर जाएंगे, उसके अंदर अपना पेपर सिलेक्ट करेंगे, टैक्सेशन, उसके अंदर वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड किंगडम UK, इसके अंदर जाएंगे, अभी नो कैटेगरी रखने दो, ठीक है।
डन। नीचे देख लो आ गया, अपने को कहीं क्लिक नहीं करा मैंने सिर्फ ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करे हैं। यहाँ पे व्यू असाइनमेंट में मत चले जाना गलती से, अभी यहाँ पे क्लिक ही नहीं करना है। ये दो सिलेक्ट कर लिया आपने, पेपर और ये वेरिएंट, ठीक है। अपने आप देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आ गया, टेक्स्ट के सारे आ गए। समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर से करूं, आ गया ना? हाँ, नीचे आ गया जाते हैं सर। तो देखो इसमें से ना कुछ कुछ पेपर्स फुल्ली हो गए, पूरे 100 मार्क्स के हो गए, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, एमटीक्यू एंड सेक्शन सी, और कुछ कुछ हो गए उसमें सिर्फ सेक्शन सी होगा, ठीक है। तो अभी वो तो रैंडम है, किसी किसी को ये ब्लैंक वर्क स्पेस काफी स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल में यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं प्रोफेशनल लेवल में स्टूडेंट्स हमारे, कि एक साइड एग्जाम किट खोला रखते हैं और दूसरी साइड एक्सेल नहीं खोलते हैं, ब्लैंक वर्क स्पेस यहां से ये असाइन करा। देखो ये असाइंड है, तो अभी आगे जाके एक असाइंड सेक्शन में दिख जाएगा। अभी रैंडम कुछ खोलते, सबसे पुराना वाला कुछ है 2024 2023 24, ये है 22 23 वाला, कुछ असाइन कर देता हूँ अपने लिए, ठीक है। पास्ट एग्जामिनेशन पेपर है, और पास्ट पेपर ये लोग फुल्ली देते नहीं है। इधर आ जाते, अब ये बटन को दबाओ, देखो मैंने दो चीजें अपने आप को असाइन करी है, इधर एक ब्लैंक वर्क स्पेस असाइन कर दिया है और 22 23 का एक पेपर असाइन कर दिया है मैंने, ठीक है। करा आपने? मिला? एनीवन? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल दो। कर दिया ना? तो व्यू असाइनमेंट से चले जाऊं मैं? चलो ये रहा, यस आ गया। टैक्सेशन में देख लो, मैंने व्यू असाइनमेंट में गया तो टैक्सेशन के दो असाइनमेंट मेरे को दिख रहे थे, दिखा कि नहीं? जो असाइनमेंट आपने अपने आप को असाइन करे होगे वो यहाँ पे असाइनमेंट्स में दिख जाएंगे। डन, ओके। सो हाँ क्या हुआ? 22 23 का सीधा पेपर खोल लेते हैं इधर अभी। लेट्स स्टार्ट, ये स्टार्ट द एग्जाम। अबे रिज्यूम करने देना यार। अरे आपका हो रहा है क्या? मेरे यहाँ पे तो कुछ इश्यू आ रहा है, टेक्निकल है ना? हो रहा है कि ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का रहेगा? हाँ इश्यू तो रहेगा इन लोगों का, काफी बार ईसीसीए पोर्टल डाउन रहता है तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं चलता है। ओके, आप बार बार सपोर्ट टिकट मत रेस करिएगा कि मेरा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, वो हमसे कुछ नहीं होगा उससे। वो एसीसीए का सर्वर जब डाउन रहता है, लोड ज्यादा आता है, देखो मेरे में नहीं हो रहा, आप में शायद हो गया। रिफ्रेश मार के देखो एक बार। अरे पॉपअप विंडो बंद है मेरा, अरे बाप रे इतने सारे खुल गए। हाँ आप देखो ऐसे भी इश्यूज होते हैं, सीसीए साइट में इश्यू नहीं था, मेरे ऊपर पॉपअप विंडो खुल रहे थे और मैंने पॉपअप बंद करके रखा हुआ है अपने सर्वर, अपने इसमें ब्राउजर में, ठीक है। तो पॉपअप बंद हो रहा ना, तो एक्चुअली इतनी सारी बार पेपर खुले बट मेरे दिख नहीं रहे थे। तो पॉपअप विंडो डिसेबल करके रखो तो यहाँ पे खुल जाएगा आपका पेपर। अरे हाँ भाई कितनी बार साइन इन मांगेगा तो। अरे इनवैलिड, बाप रे त्रास। गिव मी अ 1 मिनट, मैं किसी और का ऐसा तो लोकेट कर लेता हूँ। हाँ खुल गया, तो चलो बढ़िया एवरीवन। यहाँ पे कभी एरर दिखाएगा, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आप नीचे नेक्स्ट बटन में जाओगे। मिला? नीचे नेक्स्ट बटन है, पूरा स्क्रॉल करो, पढ़ो और देन नीचे अगेन नेक्स्ट, पढ़ो और देन नेक्स्ट, पढ़ो और देन नेक्स्ट, पढ़ो और देन नेक्स्ट। डन।
सो योर एक्चुअल एग्जाम विल कंप्लीटली लुक लाइक दिस। आप इच्छो या ना इच्छो, क्वेश्चन एक साइड, एक्सेल शीट एक साइड, चाहिए हो या ना चाहिए हो, मजा आए या ना आए, दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल लुक लाइक। समझ में आया? ठीक है। अब कल पता है अपने को, मैं कहीं पे बोल रहा था आपको, हाँ हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक एज यू आर राइटिंग दिस, देन देखो मैंने ऊपर से 200% कर दिया तो सारे के सारे सेल थोड़े बड़े बड़े दिखे। ठीक है, थोड़ा सा खुद से भी था ना, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना चाहिए ताकि फीचर्स का मालूम पड़े। कोई चीज कॉपी करने हो ना तो नहीं, ये रीसेट का बटन, कॉपी का बटन ये होगा, ये रहा, दिखा, ये वाला बटन है वो कॉपी का है, ये है उसके पेस्ट का है, ये कट का है, और ये तो रीसेट का है। वो गलती से दब गया तो पूरा आंसर चला गया। हाँ, रीसेट दब गया ना, सपोज ये मैंने लिखा, गया पूरा का पूरा, जो लिखाई था वो चला गया पूरा। बाकी सारे फीचर सेम आते हैं, थोड़े बहुत बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, कलर का, ठीक है, वो सब कुछ आएगा। एक चीज आप चाहो या ना चाहो, एक चीज नहीं मिलेंगी, और वो ये है कि सर टेबल नहीं बना सकते हो। You can look at this. There is no option to do what? Table. तो जो एक्सेल शीट में आपने नोटिस करा होगा, मैंने कभी टेबुलर ऐसा नहीं बनाया, कभी आपने नोटिस करा? आई हैव नॉट मेड दिस एनी टाइम, मैंने कभी भी ऐसा टेबल बनाने को बोला ही नहीं आपको, और ना कभी बनाया। तो इट शुड लुक वेरी, विदाउट टेबल भी इट शुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन। डन, ठीक है। बाकी तो धीरे धीरे सीख लेंगे सर, अभी तो यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये डेसिमल्स है, ठीक है। बाकी तो परसेंटेज लिखना है तो है, DDMM अपना कुछ मैटर नहीं है, वो डन। नीचे आ जाता है, सर क्या लिखा हुआ है, सम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे ए रिक्वायरमेंट ही अभी सॉल्व करनी है, देख लीजिए। क्वेश्चन भले ही आपको इतना लंबा दिखे, बट रिक्वायरमेंट पे फोकस करिएगा, रिक्वायरमेंट पे फोकस करिएगा सर, और मार्क्स को देखिएगा जरा, सिर्फ 3 मार्क्स। डन। तो सर व्हाट दे आर आस्किंग, एडवाइज एलिशिया फॉर इनकम टैक्स एंड NIC कंट्रीब्यूशन फॉर द टैक्स ईयर 21-22। साला ये लोग अपना अभी तक ये अपडेट नहीं कर रहे हैं, लग रहा है। देखा आपने एक इश्यू क्या आ रहा है अभी इस पेपर में, पेपर लुक्स वेरी ओल्ड, गजब है। छोड़ो, नेक्स्ट आते हैं सर। चलो, ये रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सर, देखो एलिशिया का सम एज इट इज है। हाँ देखा आपने, नोटिस करा, एलिशिया एलिशिया ही है। इसके पहले वाले प्रीवियस में जाओ तो भी एलिशिया एलिशिया है, बट उसकी ए रिक्वायरमेंट अभी टेम्पररी दी है। नेक्स्ट करोगे तो एलिशिया की ही बी और सी रिक्वायरमेंट आ गई है। सम इज कंटिन्यूइंग, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला एरिया देख रहे हो ना एलिशिया का पूरा, ये सेम रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट करते जाओगे, व्हाट विल बी चेंजिंग, जस्ट द रिक्वायरमेंट विल बी चेंजिंग। देख लो, लेफ्ट हैंड साइड का सारा फंडा विल रिमेन सेम एंड सेम, एलिशिया एलिशिया एलिशिया। क्लियर? ठीक है, डन। ये चीज सर आप नोटिस करिएगा, सर आपके पास में अगर फिजिकल कीबोर्ड और माउस है ना, तो ही आपको ये सम सॉल्व करने का मजा आएगा। वो लैपटॉप में उतना स्पीड नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज सम जैसा सम होता है। नेविगेटर पे चले जाते हैं सर, यू कैन सी कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एक्चुअली में एलिशिया का ही था, उन लोगों ने सिर्फ उसको टुकड़ों में बांटा है। यस, और सबका मिला के इधर टोटल रिक्वायरमेंट आ चुका है। अभी ए रिक्वायरमेंट कितने मार्क्स का था सर? 3 मार्क का। बी रिक्वायरमेंट आया 3 मार्क का। सी रिक्वायरमेंट आया 4 मार्क्स का। टोटल मिला के अभी तक 10 मार्क्स का रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हुआ है। तो ये लोग एक साथ मल्टीपल चीजें नहीं पूछ रहे हैं। देखा, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट आंसर जाएगा। इस एक्सेल शीट में जो आंसर लिखोगे वो सिर्फ रिक्वायरमेंट एक का आंसर होना चाहिए, और इस वाली रिक्वायरमेंट में जो आंसर लिखोगे इस वाली एक्सेल शीट में, वो सिर्फ बी और
सी का आंसर होना चाहिए। समझ में आया? अपने जो नॉर्मल एक्सेल शीट में करते हैं ना, ए रिक्वायरमेंट हो, बी हो, सी, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ऐसा एग्जामिनेशंस में नहीं होगा। यहां पे हर एक रिक्वायरमेंट के नीचे अपना अपना खुद का पर्सनल एक्सेल शीट होगा। क्लियर? देन आते हैं सर उसके बाद वाली रिक्वायरमेंट में, सर अब एक नया सम आ गया, देखा नाउ इस सम का नाम है डॉम। नाउ देयर इज अ न्यू सम। उसकी ए रिक्वायरमेंट है 12 मार्क की, बी रिक्वायरमेंट है 2 मार्क का। ठीक है, देन अगेन सर 1 मार्क का कुछ सेल्फ असेसमेंट का है, उसमें सीधा थियरी दिया हुआ है सर, अपने को मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ओके, देन अगेन नया कुछ सम आया। अब क्रम्बल लिमिटेड मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स का यह सम है, 7 मार्क की रिक्वायरमेंट है। शांति से लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड को अलग तरीके से स्क्रॉल करो, राइट साइड को अलग तरीके से स्क्रॉल करो। राइट साइड का अलग स्क्रॉलिंग है, लेफ्ट साइड का अलग स्क्रॉलिंग है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ बताने का पर्पस यही था सिर्फ कि सी जैसे एक्सेल शीट में सम सॉल्व करना है नीट एंड क्लीन मैनर में, वैसे ही यहां पे करना है, बट सिर्फ आपकी आंखों को एडजस्ट होना पड़ेगा एज पर दिस प्रेजेंटेशन। डन। मैंने कभी भी हाई फाई प्रेजेंटेशन पे जोर ही नहीं दिया, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनी हाई फाई प्रेजेंटेशन विद दीज फीचर्स ओनली। हो ही नहीं पाएगा आपसे हाई फाई फीचर प्रेजेंटेशन, तो वो कोई है ही नहीं फंडा। लेट्स कम टू द सर, कोई अच्छे वाले सम में आ जाते, एक मैं करवाता हूं, एक आपको करना है इसमें। ठीक है, एलिशिया वाला जो है सर, उसका बी रिक्वायरमेंट अपन करेंगे। क्या दिया हुआ है? टुडेज डेट इज 28 मार्च 2021। तो अभी लोग बोले तो कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होता होगा ना सर, 28 मार्च बोले हुए तो, है ना? तो अभी मैं उसको हाईलाइट कर दूं, आप भी करो। कैसे करते हैं हाईलाइट, देखा आपने? वो सेल को सिलेक्ट करो जो हाईलाइट करना है, एंड देन हाईलाइट के ऊपर क्लिक करो ऊपर। अब जितना हाईलाइट करना चाहते हो येलो मार्कर से हाईलाइट हो जाएगा। कोई चीज आपको येलो मार्कर करनी है और कोई चीज आपको ग्रीन मार्कर करनी है, तो आपको पता चले ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंस है, ये व्हाटएवर आप अपने हिसाब से करो। एलिशिया इज एम्प्लॉयड विद ट्रस्ट लिमिटेड, करंटली पेड अ ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। क्या बात है, रेडीमेड फिगर है, नो एडजस्टमेंट इज नीडेड। तो मैं ऐसे बाइफरकेट करूंगा, कोई रेडीमेड फिगर है तो उसको ग्रीन कर दूंगा, जिसमें अपने को कैलकुलेशन चाहिए वो येलो हो जाएगा। या तो बोले सर कि जिसमें केयरफुल होने का जरूरत है उसमें करो। ठीक है, शी इज देयरफॉर हायर रेट टैक्स पेयर। क्या बात है, एलिशिया डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखने जैसा है, बढ़िया है। शी इज ओनली हैविंग एम्प्लॉयमेंट इनकम ओनली। Tusk Limited has offered Alicia the choice of either being provided with a company motor car, सर गाड़ी ले लो तुम, और अल्टरनेटिवली रिसीविंग अ सैलरी इंक्रीज। तो क्या एलिशिया को सैलरी इंक्रीज लेना चाहिए या फिर गाड़ी ले लेनी चाहिए? तो हमें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। अगर शी चूजेस ऑप्शन 1 देन व्हाट वुड बी अ टैक्सेबल बेनिफिट, इफ शी चूजेस ऑप्शन 2 देन व्हाट वुड बी द टैक्स इंप्लीकेशंस। ठीक है, सो मजेदार सम लग रहा है। मैंने क्या बोला था, कितने भी एग्जाम किट के सम सॉल्व कर लोगे सर, एक्चुअल एग्जामिनेशन में कुछ नया ही निकाल के आएंगे। सो नो स्टूडेंट शुड थिंक कि मैं एग्जाम के रट्टा मार लूंगा यही सेम आएगा, बाहर निकल के सर एकदम नया पेपर था, नया ही होगा। ओके, नया ही होगा, आ जाते हैं सर। रिगार्डलेस ऑफ विच ऑप्शन इज चूजन, एलिशियाज न्यू रेम्यूनरेशन पैकेज विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 21। ठीक है, नया साल शुरुआत जब होगा 6 अप्रैल से, तब से वो एप्लीकेबल होगा। कंपनी मोटर कार विल बी पेट्रोल पावर्ड विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 22,400। देखो अब इसमें हमारा आंसर इनका आंसर मैच करने का स्कोप नहीं है, पहले तो क्योंकि सजेस्टेड आंसर नहीं है, और सेकंड चांस है अगर ये लोग अपने को सजेस्टेड आंसर दे भी देते हैं तो मे बी वो आउटडेटेड फिगर्स वाला होगा। अपने का काम बस इतना है, अभी अपने हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन लाके खड़ा कर देना है। देयर इज नो ऑप्शन टू वेरीफाई आवर आंसर। ओके, इट विल हैव एन CO2 एमिशन ऑफ 55 ग्राम। तो 55 ग्राम पे आई थिंक सो कितना परसेंटेज लगता है? 16 17 चेक कर ले तू अपनी। देखो
देखो देखो देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है तेरे को टैक्स टेबल, लेफ्ट हैंड साइड पे टैक्स टेबल दिख रहा होगा कॉर्नर पे, उस पे चले जा। उसके ऊपर फिर और ऑप्शन आएगा, टैक्स टेबल में जाएगा, टैक्स टेबल में जाएगा तो इधर आ जाएगा गाड़ी के सारे फिगर्स, ये रहे कार बेनिफिट परसेंटेज, ये रहा 55 ग्राम के ऊपर सर कितना परसेंटेज लगता है, 15%। ये देखना अपने हिसाब से, तो ये पुराने फिगर है ना इसका मतलब, हाँ ये FY25 के हिसाब से नहीं लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा, हाँ ये रहा ना, डिविडेंड इनकम के रेट अलग है, तो अगेन ये आउटडेटेड फिगर है, दिखा, डन, ठीक है, तो छोड़ो अभी। तो 55 ग्राम के ऊपर सर इस कार की लिस्ट प्राइस के ऊपर 17% ले लेंगे, तो अभी तो कैलसी से भी हो जाएगा, ट्राई करना है जरा, ट्राई करें कैलसी में 22,400 इंटू 17%। सर ऑन अवेलेबिलिटी नहीं आएंगे क्योंकि बोला है थ्रू आउट द ईयर मिलने वाला है, थ्रू आउट द ईयर। टस्क लिमिटेड विल नॉट प्रोवाइड एलिशिया विथ एनी फ्यूल और प्राइवेट जर्नी, सर उसको फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे, बढ़िया बात है, फ्यूल बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अंडर दिस अल्टरनेटिव एलिशिया विल नॉट रन अ प्राइवेट मोटर, ठीक, अपनी खुद की गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, जहां पे जाना है वो कंपनी की गाड़ी लेके जाएंगे, ऐसा ही कुछ होता होगा। एलिशिया विल रिसीव एनुअल ग्रॉस सैलरी इंक्रीज ऑफ 10,000, तो अब तक उसको वो कितना कमा रही है, 60,000, बाद में कमाएंगी 70,000। टस्क लिमिटेड विल ऑल्सो पे अ माइलेज अलाउंस ऑफ 45 पेंस पर माइल, बट ये तो अप्रूव्ड के जैसा ही है, अप्रूव्ड कितना बोला 0.45 पैसा, ये भी वही दे रहा है, तो इसमें कुछ टैक्सेबल बेनिफिट आएगा। फॉर शी यूजेस अ प्राइवेट मोटर कार फॉर बिजनेस जर्नी है, तो अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस से 8,000 माइल से तो चला है सर, अपनी का रूल क्या है 10,000 माइल्स तक रेट शुड बी 0.45, है ना, और एम्प्लॉयर कितना दे रहा है, सेम 0.45, तो एक्चुअली इसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं नजर में आ रहा है मेरे को। यस, क्या बोल रहा है कोई स्टूडेंट, बोल रहा है सर 22-23 के पेपर में 25-26 के रूल्स अप्लाई होंगे ना, मतलब टैक्स रेट्स के वजह से, आंसर तो गलत नहीं, अरे आंसर गलत ही होगा ना यार, इसका सजेस्टेड आंसर तो 22-23 के हिसाब से बना है और अपने बनने वाले 25-26 के रूल्स के हिसाब से, तो आंसर तो मैच ही यार, मैच नहीं हो पाएगा मोहम्मद यार। डन, so how should we present it sir, right now I will have to give a heading first of all, heading के बगैर कुछ होगा नहीं, बी रिक्वायरमेंट ऊपर ही देख ले, एडवाइस एलिशिया, सर कैलकुलेट तो करना ही करना है, बट साथ साथ में क्या बोलना है सर, एडवाइज करना है, तो लास्ट में नोट आना चाहिए कंक्लूजन के लिए। फॉर इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन सर एनआईसी, सर अगर हम कार वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो क्लास 1A एनआईसी आएगा, बट अगर कार वाला ऑप्शन चूज नहीं करते हैं और कैश इंक्रीमेंट ले लेते हैं 10,000 का, तो सिर्फ क्लास 1 एनआईसी आएगा, ठीक है, तो इसमें तो वो भी सारा मचमच है अभी तक। यस, फॉर द टैक्स ईयर 21-22 इफ शी रिसीव्स अ ग्रॉस सैलरी इंक्रीज ऑफ 10,000 एंड इज आल्सो पेड अ माइ, ओके, ये गाड़ी वाला नहीं कंप्यूट करने को बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ वो सैलरी इंक्रीज वाला करने को बोल रहे हैं, है ना, तो गाड़ी वाला किधर है, ये रहा, A requirement is all about motor car, B requirement is all about salary increase, and C requirement is all about कि पर करना क्या है वो बता दो अभी, समझ में आया, तो अच्छी बात है सर, प्रीवियस में आ जाते हैं तो पहले A रिक्वायरमेंट को खत्म करते हैं। इनकम टैक्स बाद में लिख लेना, एंड NIC implication if motor car is provided to Alicia, done। पहले हेडिंग दे दो इनकम टैक्स को दे दे सर कंट्रोल B, डन, बोल्ड कर दिया,
काम कर देते, हेडिंग दे देते हैं टैक्सेबल इनकम। कार बेनिफिट सर, इस केस के अंदर मैं एफ रो में लिख रहा हूँ, सैलरी कितनी होगी उसकी, अभी भी 60,000 होगी ना। डन। और कार बेनिफिट में एक्चुअली मुझे कुछ करना नहीं है, मैं चाहूं तो कार बेनिफिट का वर्किंग नोट बना सकता हूं, बट मुझे लग रहा है बाहर बाहर से हो सकता है। कैसे? कार का लिस्ट प्राइस दिया गया है 22,400, है ना, और सर उसके ऊपर CO2 परसेंटेज लगाना है कितना, 0.17। अनअवेलेबिलिटी तो है नहीं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, तो टोटल मिला के कार बेनिफिट मिल गया ये। टोटल टैक्सेबल इनकम इज 63,808। इजी। टोटल टैक्सेबल इनकम आने के बाद सर हम इसके ऊपर लगाएंगे टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट कर देते हैं सर। एक है बेसिक रेट बैंड के हिसाब से कितना, 37,700 इंटू 20%, क्या हुआ? यस, हाँ बात सही है तुम्हारी, पर्सनल अलाउंस आएगा, वी फॉरगॉट। टोटल टैक्सेबल इनकम लेस पीए 12,570। सेम कर रहा हूं मैं जैसे नॉर्मल एक्सेल शीट में करते। अरे थोड़ा आपको वो दिख रहा है क्या? डन। अब थोड़ा फॉन्ट में इट विल लुक रीडेबल। वैसे तो आपके पास में भी होगा ही बुक क्वेश्चन। ओ भाई चलना आ जाना। पीए माइनस होने के बाद अब आते हैं सर, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो इसको टैक्सेबल इनकम नहीं बोल सकते है ना, सिर्फ टोटल इनकम बोल सकते हैं। अब आया 51,238। अब इसके ऊपर आएगा टैक्स लायबिलिटी। बेसिक रेट बैंड एंड हायर रेट बैंड। ब्रैकेट रखना चाहिए, हाँ, ये -37,700 ब्रैकेट क्लोज इंटू 40% इज इक्वल टू सम। ये बन गया आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी 1295। हो गया सर, फाइनली ये बन गया आपका। सर 3 मार्क में इतना सब कुछ करने का समय है तो करने का ही करने का। गलती से मेरे से बहुत कुछ बोल्ड हो गया था तो मैंने फिर अंडू कर दिया। देखा आपने किधर से करा मैंने अंडू? अरे क्या हो रहा है इसको? ठीक है, इंडिविजुअली करते हैं बस। डन। ये बाय बाय बाय, शांति रखना तो। छोड़ो, अभी क्या करें। डन। और रही बात हमारे एनआईसी की, तो एनआईसी में भी वी विल हैव आई थिंक सो 2 टाइप्स ऑफ एनआईसी। सीधा परसेंटेज ही लिखना पड़ेगा। क्लास 1 ये एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से पूछा है कि एम्प्लो या टोटल एनआईसी पूछा है? एनआईसी कंट्रीब्यूशन इम्प्लीकेशन इफ शी इज प्रोवाइडेड, योर आंसर हाउएवर फुल इम्प्लीकेशंस फॉर टास्क। हाँ, कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा है। देख रहा है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंसीडर एनी इम्प्लीकेशंस फॉर, तो कंपनी भाड़ में गई है, आप अपना टैक्स लायबिलिटी देखो। तो मेरे को तो क्लास 1 एनआईसी ही यहाँ पे काम का है ओनली। हाँ, बिकॉज दूसरा क्या है, क्लास 1 एम्प्लॉयर है, वो तो इग्नोर करने को बोला है। क्लास 1 ए है, वो भी इग्नोर करने को बोला है, बिकॉज क्लास 1 ए भरता कौन है? एम्प्लॉयर भरता है। समझ में आया? याद है ना उतना तो, कि कौन कौन सा एनआईसी भरता है। डन। इसके रेट बता दो जरा क्या है क्लास 1 एनआईसी एम्प्लॉई के।
कैश अर्निंग्स है ना, तो कैश अर्निंग्स इसकी 60,000 है। एनआईसी के उसके ऊपर 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। 50,270 माइनस 12,570, इसके ऊपर कितना परसेंटेज? 8%। 8%, ब्रैकेट क्लोज, 2 बार ब्रैकेट चालू और डन। एक तो ये प्लस बोलते जाइए, इंटू 3210। सर किसी को फॉर्मूला देखना हो तो देख सकते हो। नॉलेज का भी गेम है, अप्लाई करने का भी गेम है, सब गेम है। इजी, यस और नो? हो गया 3 मार्क का रिक्वायरमेंट खत्म, ठीक है। अभी तो इसमें कुछ एडवाइस नहीं देना है अपने को, आ गया जो करा वही एडवाइस है, बाद में दे देंगे। बी रिक्वायरमेंट में आते हैं। बी रिक्वायरमेंट इज ऑल अबाउट, उसमें ए में क्या लिखा था? पूरा का पूरा वही कॉपी मार देते हैं ना यार, लिखना क्यों? कॉपी, पेस्ट। if and is set by, yeah, done। इनकम, टैक्सेबल इनकम, डन। क्या आएगा पहले? एक ही है ना वो, सैलरी इनकम ही है, इंक्रीमेंट के साथ लिखना है। तो अब क्या आएगा? 70,000। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सर, तो फिर ये तो सम अभी अभी खत्म हो जाएगा। टोटल इनकम हो गया, लेस पी कर देंगे, तो बहुत इजी हो गया सर, है ना? इजी है, डन। तो इसके बाद वाला सम आप करिए, इसके अंदर ये भी अगर कंप्लीट करना है तो घर पे कंप्लीट कर सकते हो, एंड कंपैरिजन बना सकते हो। आई डोंट थिंक सो मेरे लायक इसमें कुछ बचा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने अपने को बता दिया था कि करना क्या है, ठीक है सर। एडवाइस ठीक है, काम कर लेते, क्योंकि यहाँ पे फिर लास्ट में कुछ वोकेबलरी पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिखनी है, तो वो भी एक बार लिख के दे देता हूँ। अभी ये कराया तो कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अभी हो जाएगा। रही बात इसके बाद सर अपने को एनआईसी लिखना है, क्लास 1। अगेन सेम टू सेम, जैसे आपने प्रीवियस उसमें बोला था वैसे आपने मेरे को, है ना, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक है? 50,000 एनएस क्लास 1 एनएससी, फिर से क्या बोलो? 270 माइनस 12,570 इंटू 8% ब्रैकेट क्लोज प्लस
दो बार ब्रैकेट स्टार्ट अगेन, इस बार 70,000 है, -50 270 इंटू 2%। NIC दोनों सेम है कि थोड़ा मिसमैच है, 3410 और इसमें क्या था 3210 है, तो थोड़ा बहुत उसका ही डिफरेंस है। डन। तो इसमें है एज वेल एज यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है 12,955 और यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है 15,432। देखा। डन। अभी इसका सी रिक्वायरमेंट मेरे को यहाँ पे लिखना है। आई नो दैट सी रिक्वायरमेंट इज लिटिल बिट थियरिटिकल, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दोनों अल्टरनेटिव में से कौन सा चूज करना है वो एडवाइस दीजिए, तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अब सर लॉजिकली इसको वर्ड फाइल दे देना चाहिए था, बट नहीं दिया है, तो जो है उसमें काम चला लेना पड़ेगा। तो सी एडवाइजिंग द एलिशिया अबाउट द choosing the best tax beneficial alternative if Alicia chooses to opt for increment in salary of 10,000, then she will get higher on hand salary to spend, but higher cash salary gives rise to tax burden of 40% as she is already higher rate tax payer। बोले सर क्या लिख रहे हो? देखो किसी को लग रहा है ना कि मैं क्या लिख रहा हूं, सुनिएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे को जहां तक ये समझ में आया बराबर है उसको मैं हिंदी में पहले रिकॉल कर रहा हूं। देखो मेरे को ये समझ के मैं ऐसा है कि एलिशिया नाम की बंदी है, अगर वो रोकड़े में 10,000 का इंक्रीमेंट लेती है तो 10,000 का रोकड़ा वो खर्च कर सकती है, बराबर ना। मैं सपोज आपको बोलो कि भैया आप अपने फ्रेंड को रेफर करोगे ना, तो मैं आपको ट्यूशन फी में डिस्काउंट दूंगा या फिर 5,000 रोकड़ा दूंगा, आप क्या चूज करोगे? 5,000। कैश की अपनी खुद की वैल्यू। आप बोलोगे कि सर मैं अपने फ्रेंड को रेफर करके आया, आप मेरे को क्या दोगे? मैं बोलूंगा मैं तेरे को 100 रुपए का डेयरी मिल्क दूंगा या फिर 100 रुपए रोकड़े दूंगा, आप क्या चूज करोगे? 100 रुपए रोकड़ा। तो कैश ऑलवेज हैज इट्स ओन बेनिफिट। रोकड़े में जो चीज मिल जाए वो सबसे बेस्ट, इसलिए अपना एम्प्लॉयर अपने को रोकड़े में क्या दे रहा है? सर 10,000 रुपए दे रहा है, बट कैश इंक्रीमेंट लेने का नुकसान ही क्या है? 40% टैक्स भरने को आएगा। तो देखो कोई चीज सही गलत नहीं होती है, सिक्के की दो बाजू है। कैश इंक्रीमेंट के प्लस पॉइंट भी है और कैश इंक्रीमेंट के माइनस पॉइंट भी है, ये मेरे को समझ में आया। वही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख रहा हूं। मैं कोई हाईफाई ग्रामेटिकल या हाईफाई वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूं। प्लीज रिमेंबर, आपको जो समझ में आ रहा है हिंदी में गुजराती में, आप उसको इंग्लिश में बस ट्रांसलेट कर लीजिए। यस फिर से क्या लिखा हूं? इफ एलिशिया चूजेस टू ऑप्ट फॉर इंक्रीमेंट इन सैलरी ऑफ 10,000 देन शी विल गेट अ हायर ऑन हैंड सैलरी टू स्पेंड। खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसा बैंक में आएगा, बट हायर कैश सैलरी गिव्स राइज टू अ टैक्स बर्डन ऑफ 40% as she is already higher rate taxpayer। On hand she can get, अभी के लिए सर एक काम कर लेते हैं ना, इधर वर्किंग के बना लेते हैं थोड़ा राइट हैंड साइड पे, जो टैक्स लायबिलिटी लिखा है ना उसके बाजू में लिख रहा हूं मैं, ऑन हैंड इनकम
या तो लिखे मैं, ध्यान दीजिएगा, डिस्पोजेबल इनकम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या? तुम्हारे खाते में आया कितना था? 70,000, उसमें से तुमने टैक्स चुकाया कितना? 15,432, उसमें से तुमने एनआईसी चुकाया कितना? 3,410। योर कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, वट एवर कैश इनफ्लो हुआ 70,000 का, उसमें से तुम्हारे आउटफ्लो हुए, तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट टू योर बैंक अकाउंट आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्स? 51,158। तो वही यहां पे लिख रहा हूं, ऑन हैंड शी कैन गेट डिस्पोजेबल इनकम लेफ्ट ऑफ 51,158 GBP. Yes. If she chooses to opt for motor car, then taxable benefit of car is very minimal and it does not give rise to tax burden majorly. In this case of car, Alicia's disposable income will be, अब उसकी भी डिस्पोजेबल इनकम देख लेते हैं। इन दिस केस ऑफ कार उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच रही है वो लिख लेते हैं इधर। ऑन हैंड सैलरी कितनी आ रही थी उसको? 60,000 है ना, माइनस इनकम टैक्स लायबिलिटी 12, ये माइनस क्लास 1 एनआईसी 43,834। समझ में आ रहा है? सैलरी उसकी 60,000 हो गई है, ऊपर से टैक्स फैक्स भरेगी तो इतना ही डिस्पोजेबल इनकम है 43,834। डिस्पोजेबल इनकम वुड बी 43,834 GBP फ्रॉम टैक्स, इनकम टैक्स एंड एनआईसी perspective. Choosing the motor car option looks beneficial, but if we compare the final disposable income, then getting 10,000 worth of increment is more beneficial. मेरे को जो समझ में आया वो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। मेरे को ये समझ में आया कि सर बार बार से लग रहा था कि गाड़ी लेने से टैक्स में फायदा होता है क्योंकि गाड़ी वाले में टैक्स लायबिलिटी कम है, बट इंसान टैक्स कम करने नहीं बैठा है, ज्यादा कमाने बैठा है। तो दोनों की डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास में आई कि इसमें से हाथ में कितना बचेगा और इसमें हाथ में कितना बचेगा। डिस्पोजेबल इनकम के पर्सपेक्टिव से 10,000 का एक्स्ट्रा सैलरी ले लेना वो ज्यादा बेनिफिशियल है। समझ में? ठीक है। एज वेल एज ये कैश सैलरी वाले में एक चीज रह गई सर, हमें अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस ए में के सामने 0 लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि यू आर गेटिंग 45 पेंस ऑफ अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस। हालांकि उसके कोई टैक्सेबल बेनिफिट क्रिएट नहीं हो रहा है, बट कभी कभी होता है ना, कोई चीज 0 है फिर भी लिखनी तो पड़ती है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड सर, ध्यान दीजिएगा, द फिगर्स वाला एस्पेक्ट इन द एक्सेल शीट एज वेल एज थोड़ी थोड़े सेंटेंस में मैं अपना नया पैराग्राफ बना रहा था ऑफ वॉट एवर एडवाइस आई वांट टू मेक। इस तरीके से मैंने अपना थियरी भी लिख दिया एंड कंक्लूजन भी लिख दिया। डन। अभी और एक दो चीजें इसमें ऐड हो सकती थी, बट ठीक है अभी के लिए चलेगा। बट यू गॉट एन आइडिया। यू कैन से कि सर मेरे को मगअप करवा दो, भैया हर एक सम डिफरेंट है तो मगअप तो कुछ होगा नहीं। आपको इस समझदारी दिखानी पड़ेगी और अपने को जो समझ में आए वो चीज यहाँ पे हिंदी में, सॉरी हिंदी का इंग्लिश करके ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा और वो भी खुद से।
So next sum is on you. Calculate the tax liability of dons. A requirement, B requirement. A और B कर लो चलेगा. Then try to do it on your own. A and B requirement. कुछ है डाउट्स वगैरह तो संभाल के रखो, या आप मेरे को पूछ के रखो, या चैट में डाल के रखो, या अगले सेशन में पूछो. ठीक है, अभी के लिए सर हमारा सेशन मेरी साइड से यहाँ पे कंप्लीट हुआ. 2 सम जो मेरे को करवाने थे, एक एग्जाम किट से करा, एक करा आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से. ठीक है, बाकी डाउट्स वगैरह ऑलवेज वेलकम है. नेक्स्ट वीक, एग्जैक्ट नेक्स्ट वीक तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीक का अभी तक शेड्यूल बना नहीं है. तो यू विल गेट अपडेट इन शॉर्टली इन अ व्हाट्सएप ग्रुप कि व्हेन आवर कॉर्पोरेशन टैक्स का प्रैक्टिस सेशन वी विल अरेंज. बट अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स की प्रैक्टिस चालू कर लीजिएगा, या तो इनकम टैक्स बाकी है तो इसका प्रैक्टिस पे लग जाइए, इसको खत्म करिए, क्योंकि एक खत्म करोगे तो नया उठाओगे ना. ठीक है, काफी स्टूडेंट बोलते हैं सर कॉर्पोरेशन टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा था ना, इसके पीछे मेरा इनकम टैक्स बाकी रह गया. ये बहुत खराब स्टेटमेंट है यार. इनकम टैक्स की प्रैक्टिस के लिए समय नहीं दिया था ऐसा तो था नहीं. ठीक है, तो देख लो. यस, डन.